दोस्तों, नटराज और अप्सरा पेंसिल्स हमारे बचपन की यादों का अहम हिस्सा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब 3 दोस्तों ने इस कंपनी की नींव रखी थी, तब लोग उन पर हंसते थे, ताना मारते थे, पेंसिल बनाकर करोड़पति बनोगे क्या? पर किस्मत देखिए, वही पेंसिल बनाने वाली कंपनी आज सिर्फ 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि सैकड़ों करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे बीजे सांघवी और उनके दोस्तों ने हर मुश्किल को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान पेंसिल्स को भारत का नंबर 1 स्टेशनरी ब्रांड बना दिया। साल था 1950। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था। लाखों बच्चे पढ़ने का सपना तो देखते थे, लेकिन उनके पास लिखने के लिए अच्छी पेंसिल तक नहीं थी। अमीर बच्चों के लिए विदेशी पेंसिलें जरूर थी, मगर उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी उनका ख्याल भी नहीं कर सकता था। लोकल पेंसिलें, वो तो कमजोर होती, जल्दी टूट जाती और हाथ भी काले कर देती थी। असल में भारत में क्वालिटी पेंसिल्स बनती ही नहीं थी। जो भी बढ़िया पेंसिल चाहिए होती, वो इंग्लैंड, जर्मनी या जापान से इंपोर्ट करनी पड़ती। उस वक्त फेबर कैस्टल, मित्सुबिशी और स्टेडलर जैसी विदेशी कंपनियां ही भारतीय मार्केट पर राज कर रही थी, और आम मिडिल क्लास बच्चे, उनके लिए नरकट की कलम और दवात की स्याही ही आखिरी सहारा थी। लकड़ी की पेंसिल अगर किसी बच्चे के पास आ भी जाए तो समझो वो क्लास का VIP बन जाता। लेकिन यही एंट्री होती है बीजे सांघवी उर्फ बाबू भाई की। वो खुद इन हालातों से गुजरकर बड़े हुए थे। पढ़ाई में तेज थे, सपनों में इंजीनियर बनने का ख्वाब था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने रास्ता रोक दिया। हाई स्कूल तक तो पहुंच गए, मगर आगे की पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं थे। नतीजा, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब बाबू भाई बड़े हुए तो उनकी नजर उस सच्चाई पे पड़ी जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। देश के लाखों बच्चों के पास एक साधारण सी पेंसिल तक नहीं थी। ये नजारा देखकर बाबू भाई का दिल दहल गया। उन्होंने उसी पल ठान लिया कि मैं बच्चों की ये मुश्किल खत्म करके ही रहूंगा। अब उस दौर में कैमलिन जैसी कुछ देसी कंपनियों ने भले ही पेंसिल बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी क्वालिटी विदेशी ब्रांड्स जैसी स्मूथ और स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत, उस जमाने में मेड इन इंडिया का मतलब ही था घटिया क्वालिटी। लोग इंडियन प्रोडक्ट्स पर भरोसा ही नहीं करते थे। हर कोई बस विदेशी ब्रांड्स का दीवाना था। लेकिन 1950 के आखिर तक हवाएं बदलनी शुरू हुई। सरकार ने विदेशी इंपोर्ट्स पर रोक लगाने और स्वदेशी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का फैसला लिया। और यही पल था जब इंडियन पेंसिल इंडस्ट्री की किस्मत बदलने वाली थी। यहीं से बीजे सांघवी और उनके 2 करीबी दोस्त रामनाथ मेहरा और मनसुख खानी ने बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि अब भारत अपनी खुद की पेंसिल बनाएगा, और वो भी ऐसी जो विदेशी ब्रांड्स को टक्कर दे सके। लेकिन दोस्तों, पेंसिल बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस जमाने में पेंसिल बनाने की पूरी तकनीक सिर्फ कुछ विदेशी कंपनियों के पास ही थी। तीनों दोस्तों के पास जज्बा तो था, लेकिन नॉलेज नहीं, और इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। वो निकल पड़ी जर्मनी, जहां दुनिया की बेहतरीन पेंसिल्स बनती थीं। वहां उन्होंने हर छोटी बड़ी डिटेल सीखी। कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, मशीनें कैसे काम करती हैं, और एक बढ़िया पेंसिल बनाने की बारीकियां क्या होती हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तकनीक सीख लेना ही काफी नहीं था। असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ। रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए, क्योंकि एक बेहतरीन पेंसिल के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। पहली, हाई क्वालिटी वुड, ऐसी लकड़ी जो हल्की हो, मजबूत हो और आसानी से शार्प की जा सके। और इसके लिए दुनिया भर में सबसे बेस्ट मानी जाती थी सीडर वुड, यानी देवदार की लकड़ी। लेकिन परेशानी ये थी कि ये लकड़ी ज्यादातर विदेशी देशों में ही मिलती थी। सीडर वुड अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ती, जिसकी कीमत आसमान छूती थी। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी थी वो था ग्रेफाइट। वो भी इतना प्योर भारत में उपलब्ध नहीं था। असली दिक्कत यही थी। सीडर वुड और ग्रेफाइट, ये दोनों पेंसिल की जान थे, और दोनों ही भारत में नहीं मिलते थे। अब सोचिए, जब दोनों जरूरी मटेरियल ही बाहर से लाने पड़े तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी ज्यादा हो जाएगी। यही वजह थी कि उस जमाने में बहुत कम लोग इस बिजनेस में कदम रखने की हिम्मत करते थे। लेकिन बीजे सांघवी और उनके दोस्तों का इरादा चट्टान की तरह अडिग था। उन्होंने ठान लिया कि अगर रिसोर्स इंडिया में नहीं है तो हम खुद तलाश करेंगे और अपना रास्ता बनाएंगे। सबसे बड़ा सिरदर्द था लकड़ी। सीडर वुड की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो अफोर्ड करना नामुमकिन था। तब तीनों दोस्तों ने निश्चय किया कि भारत के जंगलों में ही उसका विकल्प ढूंढा जाएगा। महीनों तक वो अलग अलग राज्यों के जंगलों में घूमे, लकड़ी के सैकड़ों सैंपल इकट्ठे किए, बार बार टेस्ट किए। नतीजा, बार बार नाकामी। लेकिन हार मानना उनके खून में था ही नहीं, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें मिल गई एक ऐसी लकड़ी जो सीडर जितनी ही स्ट्रॉन्ग, टिकाऊ और हल्की थी। नाम था पॉपुलर वुड, जिसे हम चिनार की लकड़ी भी बोलते हैं। ये लकड़ी आसानी से शार्प भी हो जाती और वजन भी काफी कम था, यानी पेंसिल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी ग्रेफाइट कोर की। एक बढ़िया पेंसिल के लिए ग्रेफाइट को ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत हार्ड। इसके लिए कार्बन और क्ले का बैलेंस परफेक्ट होना जरूरी है।
बीजे सांघवी और उनकी टीम ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स और रिसर्चर्स के साथ मिलकर महीनों तक एक्सपेरिमेंट्स किए। बार बार फेल हुए लेकिन कभी रुके नहीं और आखिरकार उन्होंने ऐसा ग्रेफाइट फॉर्मूला तैयार किया जो न सिर्फ स्मूथ था बल्कि बेहद ड्यूरेबल भी। अब उनके पास लकड़ी भी थी, ग्रेफाइट भी, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बचा था। पेंसिल बनाने की मशीनें कहाँ से लाएं? विदेश से इंपोर्ट करना बहुत महंगा था और पैसे उनके पास थे नहीं। तो क्या किया? तीनों दोस्तों ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। उन्होंने लोकल इंजीनियर्स और कारपेंटर्स से बात की और भारत में ही मशीनरी डिजाइन और तैयार करवा ली। बीजे सांघवी ने हार मानना तो दूर, दिन रात लगाकर अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। वो अलग अलग वर्कशॉप में गए, विदेशी मशीनों के काम करने की तकनीक समझी और लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स इधर उधर से इकट्ठे किए और एक ऐसी मशीन तैयार की जो कम लागत में बेहतरीन पेंसिल्स बना सकती थी। हालांकि ये मशीन सिर्फ एक जुगाड़ था, इसकी रफ्तार धीमी थी और अक्सर ये खराब हो जाती थी। बीजे सांघवी इतने दबाव में थे कि पैसों की तंगी, लगातार मेहनत और मशीनों के साथ जूझते हुए उनकी नींद भी उड़ गई थी। रातों को सोने के लिए उन्हें नींद की गोलियां लेना पड़ता, लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, हार मानना मतलब सब खत्म होना। कई महीनों के एडजस्टमेंट और अपग्रेड के बाद उनकी मशीन आखिरकार पहले से तेज गति से पेंसिल बनाने लगी और इसी सफलता के साथ साल 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स लिमिटेड की नींव रखी गई। उसी साल लॉन्च हुई नटराज 621 HB पेंसिल, जो न सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांड्स जितनी बेहतरीन थी बल्कि भारतीय मौसम और इस्तेमाल के हिसाब से और भी ज्यादा टिकाऊ साबित हुई। कंपनी जानती थी कि इंडियन मार्केट में टिके रहने के लिए उन्हें लोगों के बजट का ख्याल रखना होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पेंसिल्स को बेहद सस्ते दामों पर पेश किया। लेकिन एक और बड़ी चुनौती थी, लोग फिर भी खरीदने को तैयार नहीं थे। उस समय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को लेकर लोगों के मन में क्वालिटी को लेकर शक था। दुकानदार भी स्वदेशी सामान अपने स्टोर में रखने से कतराते थे। बीजे सांघवी और उनके दोस्तों को पता था कि अगर ये पेंसिल लोगों तक पहुंचे भी तो वे खुद इसकी क्वालिटी को पहचान लेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने पर फोकस किया। बड़ी बड़ी दुकानों के बजाय उन्होंने छोटी छोटी स्टेशनरी स्टोर्स को टारगेट किया और धीरे धीरे शॉपकीपर्स को मनाना शुरू किया कि वे उनकी पेंसिल्स भी बेचना शुरू करें। लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी थी, दुकानदार पहले से ही इम्पोर्टेड ब्रांड्स बेच रहे थे और उन्हें यकीन नहीं था कि ये नई इंडियन पेंसिल लंबे समय तक टिक पाएगी। इस स्ट्रैटेजी से खास सफलता नहीं मिली तो बीजे सांघवी और उनकी टीम ने एक नया प्लान बनाया, सीधे स्टूडेंट्स तक पहुंचना। स्कूल और कॉलेज में नटराज पेंसिल्स के फ्री सैंपल्स बांटे गए और जैसे ही स्टूडेंट्स ने इन्हें इस्तेमाल किया, फर्क तुरंत नजर आने लगा। ग्रेफाइट इतना स्मूथ और डार्क था कि लिखावट बोल्ड और क्रिस्पी लगती थी। लेड इम्पोर्टेड पेंसिल से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सबसे बड़ी बात, उस जमाने में मिलने वाली इरेजर्स अक्सर डस्ट छोड़ते थे, लेकिन नटराज 621 HB का इरेजर बिल्कुल क्लीन था। इन खूबियों के चलते न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि ऑफिस एम्प्लॉइज भी प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट के लिए नटराज पेंसिल्स इस्तेमाल करने लगे और देखते ही देखते 1970 तक नटराज 621 HB भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली पेंसिल बन गई और हिंदुस्तान पेंसिल्स ने इंडियन मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई। कंपनी ने महसूस किया कि सिर्फ स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक हाई क्वालिटी पेंसिल होनी चाहिए। ऐसी पेंसिल जो नटराज से भी ज्यादा स्मूथ, डार्क और कंफर्टेबल हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1970 में हिंदुस्तान पेंसिल्स ने अप्सरा ब्रांड लॉन्च किया। अप्सरा की लेड ज्यादा डार्क और स्मूथ थी और इसका खास फॉर्मूला इसे स्केचिंग और आर्टवर्क के लिए परफेक्ट बनाता था। धीरे धीरे अप्सरा ने प्रोफेशनल आर्टिस्ट और डिजाइनर्स के बीच अपनी मजबूत जगह बना ली। इसी दौरान हिंदुस्तान पेंसिल्स ने एक बड़ा कदम उठाया, भारत के बाहर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना। आने वाले कुछ ही सालों में नटराज और अप्सरा पेंसिल्स एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों में पहुंच गईं। एक देसी ब्रांड अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंदुस्तान पेंसिल्स के लिए अपने ही देश में बच पाना मुश्किल कर दिया। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की। अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री खोल सकती थी। इसके तुरंत बाद कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भारतीय मार्केट में कदम रख दिया। जहां पहले हिंदुस्तान पेंसिल्स का राज था, वहां अब कंपटीशन बढ़ने लगा। डर सताने लगा कि कहीं ये विदेशी ब्रांड्स उन्हें पीछे ना छोड़ दें। लेकिन बीजे सांघवी और उनकी टीम ने इस चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखा। उन्होंने बनाई एक बोल्ड स्ट्रैटेजी, सिर्फ पेंसिल तक सीमित नहीं रहना बल्कि इंडियन कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरे स्टेशनरी मार्केट में इनोवेशन करना।
इसी योजना के तहत उन्होंने डस्ट फ्री इरेजर लॉन्च किया, जिसे मिटाने के बाद कोई गंदगी ना बचती। शार्पनर्स को अपग्रेड किया ताकि पेंसिल की नोक लंबे समय तक शार्प रहे और बार बार ना टूटे। इसके अलावा उन्होंने बाल पेंसिल, जेल पेंसिल, कलर पेंसिल्स और क्रियॉन्स यानी मोम वाले कलर भी मार्केट में उतारे। धीरे धीरे हिंदुस्तान पेंसिल सिर्फ एक पेंसिल ब्रांड नहीं रह गया, बल्कि स्टेशनरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गया। 1990s के दशक में ब्रांड को और मजबूत करने के लिए उन्होंने टेलीविजन और प्रिंट मीडिया का सहारा लिया। उस दौर में टीवी एड्स का असर गहरा होता था। बच्चे और उनके माता पिता एक साथ टीवी देखते और हिंदुस्तान पेंसिल्स ने इस मौके को पहचानते हुए कुछ ऐतिहासिक एड कैंपेन लॉन्च किए। जैसे कि द विनिंग रेस एड में दिखाया गया कि पेंसिल की रेस में जहां बाकी ब्रांड्स की पेंसिल्स टूट जाती हैं, वहीं नटराज नंबर 1 बनकर सामने आती है और स्क्रीन पर चमकता है चैंपियन। इसके अलावा चलती ही जाए नाम कैंपेन ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई और ब्रांड को जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिलाई। इन एड्स ने न सिर्फ हिंदुस्तान पेंसिल्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ाई, बल्कि हर घर में नटराज और अप्सरा का नाम मशहूर कर दिया। इसके बाद अप्सरा पेंसिल्स ने मार्केट में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दमदार नई स्ट्रैटेजी अपनाई। टैगलाइन थी एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्मार्ट। इसके साथ ही एक क्रिएटिव एड लॉन्च किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स पेंसिल को ड्रमस्टिक की तरह इस्तेमाल करके उसकी मजबूती दिखा रहे थे। अप्सरा एब्सोल्यूट, एक्स्ट्रा डार्क, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ये एडवर्टाइजमेंट्स देखते ही देखते नटराज और अप्सरा को हर घर में पॉपुलर बना दिया। लेकिन जैसे जैसे साल 2000 आया, मार्केट में कंपटीशन और भी तेज हो गया। अब सिर्फ विदेशी ब्रांड्स ही नहीं, बल्कि इंडियन ब्रांड्स जैसे कैमलिन और डम्स भी तेजी से अपनी पकड़ बना रहे थे। ये हिंदुस्तान पेंसिल्स के लिए एक नया चैलेंज बन गया। अब केवल अच्छी पेंसिल बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि ये भी दिखाना जरूरी था कि उनकी पेंसिल सबसे बेहतर क्यों है। इसी सोच के साथ कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बदल दी। अब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भी टारगेट किया गया, खासकर ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए क्वालिटी और अफोर्डेबल स्टेशनरी चाहते थे। इसके बाद एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अप्सरा एग्जाम पेंसिल लॉन्च की गई। इसमें स्मूथ और डार्क ग्रेफाइट था, जो लिखावट को क्लीन और रीडेबल बनाता था। लेकिन असली कमाल हुआ इसका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। विज्ञापनों में दिखाया गया कि अगर बच्चा अप्सरा एग्जाम पेंसिल से लिखता है तो उसकी हैंडराइटिंग इतनी साफ होगी कि टीचर उसे एक्स्ट्रा 5 नंबर दे देगा। ये कैंपेन देखते ही देखते हिट हो गया और अप्सरा की सेल्स में जबरदस्त उछाल आ गया। साथियों, सब कुछ तो अब तक शानदार चल रहा था। नटराज और अप्सरा हर घर में पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन 2013 में हुआ कुछ ऐसा जिसने हिंदुस्तान पेंसिल्स के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। बेंगलुरु के लॉ स्टूडेंट चिरायु जैन ने कंप्लेंट दर्ज की। उनका कहना था कि कंपनी के क्रेयॉन सेट में स्किन कलर बहुत हल्का था, यानी गोरे टोन जैसा, जबकि उनकी खुद की स्किन टोन काफी डार्क थी। जैन का आरोप था कि इससे रंग भेद को बढ़ावा मिलता है और संदेश जाता है कि फेयर स्किन ही आदर्श है। लेकिन ये मामला तभी और वायरल हुआ जब ब्राउन एंड प्राउड नाम के एक्टिविस्ट ग्रुप ने इसे एक सोशल मीडिया अभियान में बदल दिया। #NotMySkin कलर ट्रेंड करने लगा और लोगों को अपनी रियल स्किन टोन को गर्व से अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही ये कैंपेन और बड़ा हुआ, हिंदुस्तान पेंसिल्स ने फाइनल एक्शन लिया और क्रेयॉन सेट का नाम बदलकर पीच कलर कर दिया। बदलाव को लोगों ने पॉजिटिव तरीके से लिया और विवाद यही खत्म हो गया। आज हिंदुस्तान पेंसिल्स भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट में लगभग 65% मार्केट शेयर के साथ राज कर रहा है। कंपनी हर दिन 8 मिलियन पेंसिल्स, 1.5 मिलियन शार्पनर्स, 2.5 मिलियन इरेजर और 1 मिलियन पेन्स बनाती है। सोचिए, एक साधारण पेंसिल कंपनी से भारत का सबसे बड़ा स्टेशनरी ब्रांड बनने तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन लगातार क्रिएटिव एड कैंपेन और इनोवेशन की वजह से हिंदुस्तान पेंसिल्स ने इसे मुमकिन कर दिखाया। आज चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो या आर्टिस्ट का टेबल, हर जगह हिंदुस्तान पेंसिल्स की पहचान है। यही वजह है कि जब कोई बच्चा अपनी पहली पेंसिल खरीदता है तो नटराज और अप्सरा का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि हर भारतीय की यादों का हिस्सा बन चुका है। तो साथियों, आज की इस केस स्टडी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।